सिंगापुर एक छोटी सी कंट्री है। इतनी छोटी कि इसे नक्शे पर ढूंढना भी मुश्किल है। इसका टोटल रकबा 710 स्क्वायर किलोमीटर है। इस छोटे से मुल्क में तकरीबन 5.7 मिलियन लोग रहते हैं। ओवरऑल ये दुनिया की तीसरी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। सिंगापुर की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन ये दुनिया का छठा और एशिया का पहला अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ करप्शन और क्राइम ना होने के बराबर है। ये दुनिया की क्लीनेस्ट कंट्री है। यहाँ आपको कचरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंगापुर में कचरे से बिजली पैदा की जाती है। सिंगापुर को 4 एशियन टाइगर्स में गिना जाता है, जो एशिया में हाईली डेवलप्ड हैं। इस कंट्री ने बहुत तेज़ी से तरक्की की। 1965 में यहाँ हाईएस्ट पॉवर्टी रेट और बेरोज़गारी थी। क्राइम बहुत ज़्यादा था, ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, दंगे और फसाद हो रहे थे। ये कंट्री ओवर पॉपुलेटेड थी। लेकिन अगले 25 सालों में ये कंट्री ऐसे बदलती है कि दुनिया देखती रह जाती है। तो आइए जानते हैं सिंगापुर की किस्मत को किसने और कैसे बदला। The hostility between Singapore's ethnic Chinese and Malays finally erupted into violent clashes. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. From the lack of land and high density, but with some hefty government purchasing power, they did the impossible. The Republic of Singapore was born. हिस्ट्री की बात की जाए तो सिंगापुर को ट्रेडिंग आइसलैंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 1819 में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के एक बड़े ऑफिसर थॉमस रैफल्स ने सिंगापुर को जौहर के सुल्तान से ख़रीद लिया। थॉमस रैफल्स ने सिंगापुर को एक फ्री पोर्ट बना दिया, मतलब जो जहाज़ यहाँ से गुजरे उसे कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। इसकी मदद से यहाँ फ्री ट्रेडिंग होने लगी। 15 फरवरी 1942 जापान की तरफ से सिंगापुर में जंग लड़ी जाती है। अगले 3.5 साल तक जापान राज करता है यहाँ। 1945 तक यहाँ के लोग तबाहकुन हालत में होते हैं। बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं, गुर्बत और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश दोबारा टेक ओवर करते हैं और यहाँ का निज़ाम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। 1959 में सिंगापुर में इलेक्शंस करवाए जाते हैं। इन इलेक्शंस में सिंगापुर के एक यंग लीडर ली कुआन यू जीत जाते हैं। इनकी पार्टी का नाम PAP यानी पीपल्स एक्शन पार्टी था। ये सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसके बाद 1967 में बरतानिया की तरफ से ब्रिटिश आर्मी को सिंगापुर से निकालने का ऐलान किया जाता है, लेकिन ली कुआन यू इस बात से इत्तेफाक नहीं करते और ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे अपील करते हैं कि कुछ देर यहाँ और रुकें, क्योंकि इस वक्त सिंगापुर के पास ना तो कोई रिसोर्स है और ना कोई अपनी आर्मी, और इस वक्त में ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से सिंगापुर की काफ़ी मदद की जा रही होती है। तो ली कुआन यू की इस अपील को मान लिया जाता है और मज़ीद 4 साल यहाँ रुकने का ऐलान कर दिया जाता है। तो अब ली कुआन यू के पास सिर्फ 4 साल होते हैं अपनी कंट्री को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और इसे संभालने के लिए। तो ली कुआन यू सबसे पहले अपने हमसाया ममालिक से दोस्ताना रवैया इख्तियार करते हैं और 5 ममालिक पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया जाता है। इन ममालिक में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल होते हैं। इस ग्रुप का मकसद था कि मिलकर अपने मुल्क के लिए काम किया जाए और अपने मुल्क की हालत को तब्दील किया जाए। एजुकेशन, टेक्निकल, सोशल, इकोनॉमिक और दूसरे कई सेक्टर्स में बेहतरी लाई जा सके। इसके बाद ली कुआन यू अपनी कंट्री के लिए आर्मी बनाते हैं और मुल्क में एक रूल पास करते हैं कि 16 साल का हर लड़का आर्मी की ट्रेनिंग लेगा और 2 साल तक आर्मी का हिस्सा रहेगा। तीसरा काम, एजुकेशन को मुल्क में आसान और सस्ता किया जाता है और हर बच्चे के लिए स्कूल जाना ज़रूरी करार दे दिया जाता है। तकरीबन फ्री एजुकेशन फराहम की जाती है। चौथा काम ये कि यहाँ रहने वाले मुख्तलिफ मज़हब के लोगों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए काम किए जाते हैं और नफ़रतों को ख़त्म किया जाता है। एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करना लाजमी करार दे दिया जाता है। पांचवा काम, जिसकी वजह से सिंगापुर आज दुनिया की क्लीनेस्ट कंट्री बन पाई, यहाँ कूड़ा वगैरह बाहर गलियों में फेंकना जुर्म करार दे दिया जाता है।
اور ملک بھر میں کلین سنگاپور کی کمپین چلائی جاتی ہے۔ اور ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1992 میں چوئنگم کو بھی بین کر دیا گیا تھا سنگاپور میں؟ مطلب صفائی کے نام پر سنگاپور میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ چھٹا کام یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو رہنے کے لیے فری رہائش دی جاتی ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں جہاں بجلی، پانی اور دوسری چیزیں فری مہیا کی جاتی ہیں۔ ساتواں کام یہ کہ لوگوں کو فری ہیلتھ انشورنس دی جاتی ہے۔ یہاں گورنمنٹ کی طرف سے فری ہاسپٹلز بنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو فری علاج دیا جاتا ہے۔ تو ویورز، سنگاپور کے پاس نہ تو کوئی نیچرل ریسورسز تھے اور نہ ہی بہت زیادہ پیسے، تو یہ کام آخر کیسے کیے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں امیر لوگوں پر بھاری ٹیکس لگائے جاتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے پیسے کو غریبوں پر لگایا جاتا ہے۔ یہاں کرپشن کرنے والے کو بری سے بری سزا دی جاتی ہے اور دنیا بھر سے انویسٹمنٹ سنگاپور میں لانے کے لیے یہاں ٹیکس فری سسٹم کو متعارف کرایا جاتا ہے۔ ویورز، یہی وہ اقدامات ہیں جو چائنا یا کسی بھی دوسری ڈیولپ کنٹریز نے کیے اور آج وہ دنیا کی بہترین اکانومیز ہیں۔ سنگاپور کی ترقی کو صرف ایک انسان سے جوڑا جاتا ہے، لی کوان یو، جنہوں نے واقعی سنگاپور کو آج ایشیاز نمبر 1 کنٹری بنا دیا۔ لی کوان یو ایک پڑھے لکھے انسان تھے اور کسی ایک آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کان ہمیشہ کھلے رہتے تھے، مطلب وہ ہر کسی کی بات کو سنتے تھے تاکہ ہر کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے کیا جا سکے۔ تو ویورز، یہ تھے لی کوان یو، سنگاپور کو ایک ڈیولپ ملک بنانے والے لیڈر، اور یہ تھی سنگاپور کی ہسٹری اور سکسیس سٹوری۔